नमस्कार। आज हमारे पास है 12वीं कक्षा मतलब 2025-26 बैच के लिए पेंटिंग विषय का एक सैंपल पेपर, कोड 049। हाँ, और ये सिर्फ एक एग्जाम पेपर नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये तो एक तरह से भारतीय कला के कुछ बहुत ही दिलचस्प जरूरी पहलुओं को समझने का जरिया है। सही कहा। इसमें कई तरह के सवाल हैं, मल्टीपल चॉइस भी हैं, छोटे जवाब वाले भी और कुछ बड़े वाले भी। तो आज की हमारी इस कह सकते हैं गहन चर्चा का मकसद यही है। हाँ, हम इस पेपर में जो पेंटिंग्स हैं, कलाकार हैं, उनकी शैलियाँ, तकनीकें, थीम्स, उन सब पर बात करेंगे। ताकि ये समझ आए कि इस लेवल पर आर्ट एजुकेशन में किन चीजों पर जोर दिया जा रहा है। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं ये कलात्मक सफर। ठीक है, तो सेक्शन अ से शुरू करते हैं। मल्टीपल चॉइस, कुछ सीधे सवाल मतलब फैक्ट्स वाले। हाँ, फटाफट वाले। पहला ही सवाल है चांद बीबी पोलो खेलते हुए पेंटिंग पर। इसमें चांद बीबी के घोड़े का रंग पूछा है। अच्छा, तो इसका सही जवाब है सफेद। सफेद। हाँ, और ये दक्कनी शैली के एक बहुत ही अहम पेंटिंग है। सफेद रंग शायद उनकी शाही पहचान दिखाता हो सकता है उस जमाने में एक महिला का पोलो खेलना ये अपने आप में बड़ी बात थी। बिल्कुल। अच्छा, अगला सवाल, कृष्ण गोपियों के साथ पेंटिंग, इसमें चेहरे कैसे दिखाए गए हैं? इसमें चेहरे साइड प्रोफाइल में है, मतलब जिसे एक चश्म कहते हैं। एक चश्म, हाँ। ये भारतीय मिनिएचर पेंटिंग में काफी कॉमन है ना? बहुत ज्यादा। ये खास तकनीक थी उस टाइम की, भाव दिखाने का एक तरीका। ठीक है, अब एक मूर्तिकला पर सवाल है। पीवी जानकीराम की गणेश मूर्ति, इसमें एक दावा है कि मूर्ति जानकीराम ने बनाई है और कारण दिया है कि ये लकड़ी से बनी है। यहाँ थोड़ा ध्यान देना होगा। अच्छा। दावा तो सही है, ये पीवी जानकीराम की ही कलाकृति है, वो जाने जाते थे इस तरह के काम के लिए। पर कारण गलत है। सोर्स के हिसाब से ये लकड़ी की नहीं है। ओह, तो माध्यम कुछ और था। हाँ, सोर्स ये नहीं बताता कि क्या था, पर लकड़ी नहीं थी। तो कथन सत्य, कारण असत्य। समझ गया, बारीकी जरूरी है। अगला, किस पेंटिंग में कलाकार ने देवनागरी लिपि का इस्तेमाल किया है? ये इंटरेस्टिंग है। हाँ, ये है बास पक्षी विश्राम अड्डे पर, फैल्कन ऑन बर्ड रेस्ट। उस्ताद मंसूर वाली। बिल्कुल। जहांगीर के दरबारी चित्रकार थे, पक्षी चित्रण में तो माहिर थे, और इसमें देवनागरी लिपि का होना वाकई अनोखा है मुगल पेंटिंग में। शायद पक्षी के बारे में कुछ लिखा हो सकता है, या किसने भेंट किया, कुछ जानकारी। वाकई। अच्छा, अब बीकानेर शैली, कलाकार नूरुद्दीन की पेंटिंग कृष्ण झूले पर। इस बार भी कथन कारण वाला सवाल है। हाँ, इसमें कहा गया है कि पेंटिंग दो हिस्सों में बंटी है, महल का अंदरूनी हिस्सा और बाहर बगीचा। और इस केस में कथन और कारण दोनों सही हैं, और कारण सही समझा भी रहा है कथन को। अच्छा। पेंटिंग असल में दो हिस्सों में है, अंदर महल और बाहर बगीचा। ये बीकानेर शैली में करते थे कलाकार, एक ही सीन में अलग अलग जगह दिखाना। ये तो कमाल की तकनीक है, एक फ्रेम में दो दुनिया। अच्छा, एक सीधा सवाल, राधिका पेंटिंग ये किसने बनाई? ये M.A.R. चुगताई की है, मोहम्मद अब्दुल रहमान चुगताई। हाँ, नाम सुना है। बहुत मशहूर है। उनकी अपनी एक अलग ही बहुत नफीस स्टाइल थी। बंगाल स्कूल से प्रभावित थे, पर स्टाइल बिल्कुल अपनी। और प्रभा मंडल यानी हेलो, ये किसके सिर के चारों ओर दिखाया गया है? हजरत निजामुद्दीन औलिया के। अच्छा, सूफी संत के। हाँ, मुगल और दक्खनी पेंटिंग्स में संतों या बादशाहों के लिए इस्तेमाल होता था, दिव्यता या रुतबे का प्रतीक। ठीक है, और सेक्शन ए का आखिरी सवाल, मारू रागिनी पेंटिंग, इसके फोरग्राउंड में मतलब सामने की तरफ कौन सा जानवर है? इसमें एक कुत्ता दिखाया गया है। कुत्ता? हाँ, ये मेवाड़ शैली की बहुत फेमस रागमाला पेंटिंग है। ढोला मारू ऊंट पर है और आगे एक कुत्ता भी चल रहा है। ठीक है, तो ये तो हुए सेक्शन ए के कुछ सवाल। अब चलते हैं खंड ब की तरफ, लघु उत्तरीय प्रश्न। इनमें थोड़ी ज्यादा डिटेल चाहिए। हाँ, थोड़ी व्याख्या वाले। पहला ही सवाल हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के रंगों के मतलब पर है, सिंबॉलिज्म। ये तो बहुत जरूरी है। बिल्कुल, ये सिर्फ रंग नहीं है, हमारे आदर्श हैं, हमारी वैल्यूज हैं। जैसे केसरिया। केसरिया रंग साहस और बलिदान का प्रतीक है। सफेद है शांति, सच्चाई, पवित्रता का। और हरा? हरा रंग विश्वास, शौर्य और हमारी जमीन की उर्वरता मतलब समृद्धि का। और बीच में चक्र, नीला चक्र। हाँ, अशोक चक्र, वो प्रगति का, आगे बढ़ते रहने का प्रतीक है। उसकी 24 तीलियां हैं जो दिन के 24 घंटे और जीवन की निरंतरता मतलब कर्तव्य पथ पर चलते रहने का संदेश देती हैं। बहुत खूबसूरत मतलब है। अगला सवाल है अनुपम सूद के एक ग्राफिक प्रिंट पर
हिंट है कि ये समाज के किसी स्याह पहलू को दिखाता है, शायद विधवाओं का जीवन या कुछ ऐसा। हाँ, अनुपम सूद बहुत बड़ी प्रिंट मेकर हैं। सवाल शायद उनके मशहूर काम ऑफ वॉल्स की तरफ इशारा कर रहा है। ऑफ वॉल्स। हाँ, या उसी तरह का कोई और प्रिंट। कीवर्ड्स दिए हैं जैसे शहरी दृश्य, महिलाओं का जीवन, काले चेहरे, ईंटों का प्रयोग। ये काले चेहरे क्या दिखाते हैं? ये शायद पहचान का खो जाना, निराशा या गुमनामी दिखाते हों। ईंटें अक्सर विभाजन या कैद का एहसास कराती हैं। अच्छा। प्रिंट मेकिंग की तकनीकें जैसे इंटेग्लियो या एचिंग, उनमें गहरी लाइंस और कॉन्ट्रास्ट से वैसे भी एक संजीदा माहौल बनता है। ये कला के जरिए एक तरह की सोशल कमेंट्री है। अब एक राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग की पहचान करनी है जिसमें रघुकुल के नैतिक मूल्य दिखते हों। राम, भरत, चित्रकूट, ये सब हिंट्स हैं। हाँ, इन हिंट से तो साफ है कि ये भरत मिलाप चित्रकूट में पेंटिंग है। कलाकार गुमान वाली। जी हाँ, जयपुर उपशैली, टेम्पेरा माध्यम। इसमें रामायण का वो सीन है जब भरत राम को मनाने आते हैं वनवास से वापस चलने के लिए। और मूल्य वही रघुकुल के आदर्श, बड़ों का आदर, वचन निभाना, भाइयों को में प्रेम, त्याग, ये सब दिखता है। कई सारी आकृतियां हैं इसमें, रंग भी सिंबॉलिक हैं। ठीक है। अब मुगल आर्ट पर आते हैं। मुगल मिनिएचर अपनी शान शौकत भव्यता के लिए जाने जाते हैं। हाँ, ग्रैंड्योर। पर उनमें महिला चित्रण अक्सर कम होता है। सवाल एक ऐसी पेंटिंग के बारे में है जिसमें दोनों चीजें हों, भव्यता भी और महिला चित्रण भी। हाँ, ऐसी पेंटिंग है दारा शिकोह की बारात। दारा शिकोह की बारात। इसे हाजी मदनी ने बनाया था। इसमें मुगल शानो शौकत तो है ही, सजे घोड़े, हाथी, आतिशबाजी, दूल्हा, बादशाह शाहजहां, प्रभामंडल के साथ गहने, पोशाकें, भीड़। और महिलाएं? हाँ, खास बात यह है कि हाथियों पर हौदों में महिलाएं भी बैठी दिखाई गई हैं, वो भी उत्सव का हिस्सा हैं। तो इसमें भव्यता और महिला चित्रण दोनों हैं। दिलचस्प। अब महिला सशक्तिकरण पर आते हैं। दो पेंटिंग्स का ऑप्शन है, चौगान प्लेयर्स या मदर टेरेसा। ये दोनों नारी शक्ति को कैसे अलग अलग दिखाती हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है। दोनों बहुत अलग तरीके से दिखाती हैं। चौगान प्लेयर्स कैसे? चौगान प्लेयर्स जो दाना ने बनाई है जोधपुर शैली में, वो सशक्तिकरण को शारीरिक हिम्मत, साहस और रूढ़ियां तोड़ने के रूप में दिखाती है। हाँ, ये तो क्रांतिकारी लगता है उस जमाने के हिसाब से। बिल्कुल, उनके चमकीले कपड़े, उड़ते हुए घाघरे, वो सब उनकी एनर्जी दिखाते हैं। और मदर टेरेसा, कलाकार एमएफ हुसैन शायद। हाँ, प्रश्न में नाम नहीं है पर ये उन्हीं की सीरीज है। यहाँ सशक्तिकरण का रूप बिल्कुल अलग है। यहाँ है करुणा, सेवा, ममता, आंतरिक शक्ति। अच्छा। हुसैन की बोल्ड लाइंस, अमूर्त सी आकृतियां, मदर टेरेसा की साड़ी का नीला बॉर्डर, कई बार बिना चेहरे वाली आकृतियां, ये सब व्यक्तित्व से ऊपर उठकर सेवा भाव, प्रेम, देखभाल की शक्ति को दिखाते हैं। तो एक बाहरी सक्रियता है और दूसरी आंतरिक शक्ति और सेवा। बिल्कुल। दोनों ही नारी शक्ति के बहुत जरूरी पहलू हैं। अद्भुत तुलना। अच्छा, अगला सवाल। एक मुगल मिनिएचर है जिसके बीच में ईश्वर की विशाल छवि है, पर्वत उठाए हुए। हाँ, ये तो पक्का कृष्ण गोवर्धन पर्वत उठाते हुए पेंटिंग है। मिस्किन ने बनाई थी। हाँ, अकबर के समय के महान कलाकार मिस्किन। पेंटिंग का कॉम्पोजिशन देखिए, बीच में विशाल नीले कृष्ण पीतांबर पहने, उंगली पर पूरा पहाड़ उठाए हुए। और आसपास ढेर सारे ब्रजवासी, ग्वालबाल, गायें, पशु पक्षी, सब पहाड़ के नीचे शरण लिए हुए। प्रकृति का, जानवरों का बहुत डिटेल में चित्रण है। पर्वत का स्टाइल थोड़ा अलग है, मुगल वेशभूषा दिखती है, रंग बहुत चमकीले हैं। कृष्ण के रक्षक रूप का भव्य चित्रण है ये। मुगल भव्यता से अब पहाड़ी कला की ओर। पहाड़ी मिनिएचर की विशेषताएं पूछी हैं, उदाहरण दिए हैं कृष्ण गोपियों के साथ और नंद, यशोदा और कृष्ण वृंदावन जाते हुए। पहाड़ी शैली अपनी कोमलता, लयबद्ध रेखाओं, प्रकृति के सुंदर चित्रण, रंगों की मिठास और भक्ति के विषयों के लिए जानी जाती है, खासकर कृष्ण लीला। तो पहला उदाहरण कृष्ण गोपियों के साथ। हाँ, ये मनकू की बनाई लगती है शायद, बसौली शैली। इसमें कृष्ण और गोपियों का प्रेम, भक्ति भाव है, जुड़े हाथ, मुस्कान, कृष्ण का पीतांबर, सब मिलकर एक दिव्य माहौल बनाते हैं। और दूसरा नंद, यशोदा और कृष्ण। ये नैनसुख की है, गुलेर शैली। एक यात्रा का सीन है। नैनसुख का काम कमाल का होता था। बहुत सारी आकृतियां,
पर सब संतुलित, चमकीले लेकिन शांत रंग, हर चेहरे पर भाव, प्रकृति सुंदर। ये दोनों पेंटिंग्स पहाड़ी शैली की इमोशनल डेप्थ और खूबसूरती दिखाती हैं। पहाड़ी शैली से अब बंगाल स्कूल। एक पेंटिंग का जिक्र है जिसमें दिव्य आकृतियां तो हैं, पर माहौल बहुत उदास और निराशाजनक है। अच्छा, उदास माहौल वाली? ये शिव और सती होनी चाहिए, नंदलाल बोस की। शिव और सती। हाँ, वो कहानी जब सती के आत्मदाह के बाद शिव उनका शरीर लेकर दुख और क्रोध में घूमते हैं। नंदलाल बोस ने शिव की पीड़ा, उनकी बेबसी को बहुत गहराई से दिखाया है। कैसे? शिव का चेहरा दुख से भरा है, पूरी पेंटिंग में भारीपन है, उदासी है, रंग भी मोनोक्रोमैटिक जैसे हैं, धुंधली सी बैकग्राउंड ये उस दुख को और गहराते हैं। और बंगाल स्कूल के ही अवनींद्रनाथ टैगोर की एक प्रतीकात्मक पेंटिंग पहचानने को कहा गया है, ऊंट वाली, यात्रा का अंत। हाँ, ये उनकी बहुत ही फेमस पेंटिंग है, जर्नीज एंड या यात्रा का अंत। इसमें क्या खास है? एक तो उनकी वॉश तकनीक और दूसरा इसका सिंबलिज्म। सामने एक थका हारा, बोझ से दबा, मरता हुआ ऊंट है। लेकिन ये सिर्फ ऊंट नहीं, ये जीवन की मुश्किल यात्रा, थकान, बोझ, दर्द, पीड़ा का प्रतीक है। वो वॉश तकनीक के धुंधले रंग उस उदासी को और बढ़ाते हैं। ये बंगाल स्कूल की तकनीक और सोच दोनों का बेहतरीन उदाहरण है। कमाल है। अब हम आखिरी सेक्शन पर आते हैं, खंड सा, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इनमें गहराई से विश्लेषण करना है, दो पर फोकस करते हैं। पहला है अमृता शेरगिल की पेंटिंग पर, हल्दी पीसने वाली महिलाएं। जी, हल्दी पीसने वालियां, हल्दी ग्राइंडर्स, तेल रंगों में बनी है कैनवस पर। ये क्या दिखाती है? ये आज़ादी से पहले के भारतीय गांव के जीवन को, महिलाओं के रोजमर्रा के काम को दिखाती है। हल्दी पीसना एक सामान्य घरेलू काम था। पीछे पेड़ है जो माहौल बनाते हैं। और इसमें भी चेहरों की बात थी, गहरे रंग के। हाँ, बिल्कुल। महिलाओं के चेहरे स्पष्ट नहीं है, गहरे रंगे हुए हैं, लगभग काले। तो मेरा सवाल यही है, ये चेहरे गहरे क्यों हैं? क्या मतलब हो सकता है इसका? और रंगों का क्या संकेत है? देखिए, इसके कई मतलब हो सकते हैं। शायद ये उनकी गुमनामी दिखाएं, या कलाकार उनके चेहरे से ज्यादा उनके श्रम पर जोर देना चाहती हों। अच्छा। या उनके जीवन की कठोरता, सादगी का प्रतीक हो। रंगों का प्रयोग भूरे, पीले, हरे ये भारतीय ग्रामीण माहौल और जमीन से जुड़े जीवन को दिखाते हैं। और अमृता शेरगिल का रोल? ये पेंटिंग उनके उस प्रयास को भी दिखाती है जहां वो भारतीय थीम को वेस्टर्न ऑयल पेंटिंग तकनीक से जोड़कर एक नई आधुनिक भारतीय कला बना रही थीं। वो इस मामले में बहुत महत्वपूर्ण कलाकार थीं। बिल्कुल। अब दूसरा बड़ा सवाल, ये भी एक बहुत मशहूर राजस्थानी मिनिएचर पर है, बनी ठनी। हाँ, किशनगढ़ शैली की शान। सोर्स में इसकी विशेषताएं बताई हैं, नुकीली ठोड़ी, धनुषाकार भौएं, कमल जैसी आंखें। हाँ, ये सब किशनगढ़ शैली की और खास तौर पर राधा बनी ठनी की पहचान है। नुकीला चेहरा, तीखी लंबी नाक, ऊपर उठी हुई कमान जैसी भौएं, कमल की पंखुड़ी जैसी लंबी आंखें जो कोनों पर थोड़ी ऊपर उठी हों। और बाल, ओढ़नी। हाँ, गर्दन तक आते घुंघराले बाल, पारदर्शी ओढ़नी, हाथों में कमल की कलियां, लंबी पतली उंगलियां, ये सब इसे निहाल चंद ने बनाया था। बनी ठनी कौन थी असल में? वो किशनगढ़ के राजा सावंत सिंह, जो नागरीदास नाम से लिखते थे, उनकी प्रेमिका थीं। उन्हें राधा के रूप में चित्रित किया गया। ये पेंटिंग तो भारतीय मिनिएचर में सुंदरता का आइकॉन बन गई। सवाल ये भी है कि इसमें स्त्रियोचित कोमलता और सशक्तिकरण का मिश्रण कैसे है? ये दिलचस्प है। कोमलता तो उनके रूप में, नाजुक फीचर्स में, कपड़ों गहनों में, आंखों के भावों में दिखती ही है। और सशक्तिकरण? सशक्तिकरण शायद उनकी सीधी मुद्रा में है, उनकी आंखों में है, जो शर्मीली होते हुए भी कॉन्फिडेंट लगती हैं। और फिर बनी ठनी के रूप में उनकी अपनी एक पहचान है। वो सिर्फ एक मॉडल नहीं, बल्कि कला का प्रतीक है, किशनगढ़ की राधा हैं। और भारत सरकार ने भी इसे महत्व दिया है। बिल्कुल, इस पे डाक टिकट जारी हुआ, इससे भारतीय मोनालिसा तक कहा गया। इसने इसे एक अलग ही दर्जा दिया जो अपने आप में सशक्तिकरण है। तो ये थी भारतीय कला के कुछ बेहतरीन नमूनों की एक झलक इस 12वीं के सैंपल पेपर के जरिए। हमारा मकसद सिर्फ एग्जाम की तैयारी कराना नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। मकसद था इन कलाकृतियों को, इनकी कहानियों को, कलाकारों की सोच को थोड़ा और महसूस करना, सराहना। हाँ। और अंत में एक सोचने वाली बात। हमने देखा कि ये पेपर डिटेल्स पे, फैक्ट्स पर बहुत जोर देता है। कौन कलाकार, कौन सी शैली, क्या रंग, कौन सी आकृति। हाँ, ये जरूरी भी है शायद। जरूरी है, लेकिन क्या सिर्फ ये काफी है? क्या फैक्ट्स पर इतना ज्यादा फोकस करने से
कला का जो अपना अनुभव होता है, जो पर्सनल कनेक्शन बनता है, वो कहीं पीछे छूट जाता है? मतलब क्या चांद बीबी के घोड़े का सफेद रंग जानना ज्यादा जरूरी है, या ये समझना कि वो पेंटिंग आपको क्या महसूस कराती है, उस दौर के बारे में क्या सोचने पर मजबूर करती है? ये तो सोचने वाली बात है। हाँ, शायद कला को सीखने और उसे जोड़ने का सबसे अच्छा तरीका तथ्यों और अनुभव दोनों के बीच एक बैलेंस बनाना है। इस पर सोचा जा सकता है।